होती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। मैंने लिखवाया था ये तुम्हें। और देखो एक अंतः संक्रमण तत्व बोलने का इनका ये भी कारण है। आवर्सानी कहाँ चली गई यार, देखो ये हम सब अच्छी तरीके से जाने कि जो एफ ब्लॉक के तत्वों को उठाया गया है वो डी ब्लॉक के तत्वों में से ही लेकर आया गया है। लेकर आएगा ही ना लेगा ही भाई, ऐसे उठा के 14 तत्वों को यहाँ रखा गया, ऐसे उठा के 14 तत्वों को यहाँ रखा गया, ये ऐसे लेके जब तक के तत्व सारे डी ब्लॉक के तत्व है। तो जब ये डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर से निकाले गए हैं तो डी ब्लॉक के तत्वों क्या बोलते हैं हम, संक्रमण तत्व बोलेंगे। और फिर एफ ब्लॉक के तत्वों क्या बोलेंगे, अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्वों से क्या करे गए हैं, निकाले गए हैं, अंतः संक्रमण तत्व इन्हें भी बोलते हैं। और एक कारण क्या है कि इनकी अंतिम 3 कक्षाएं क्या होती है, अपूर्ण होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब भैया मैंने बताया था कि अंतः संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, एक तो लैंथेनाइड है, एक क्या है हमारी एक्टिनाइड। लैंथेनाइड को हम Ln से लिखते हैं, एक्टिनाइड को किससे लिखते हैं हम, An से लिखते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड को पढ़ेंगे, फिर लैंथेनाइड के गुण, फिर उसके साथ में एक्टिनाइड पढ़ेंगे, एक्टिनाइड के गुण। तो सबसे पहले सबसे पहले हेडिंग डालो लैंथेनाइड, हेडिंग डालो लैंथेनाइड। लैंथेनाइड, लैंथेनाइड को क्या बोले हम भैया, Ln भी बोल लेंगे, या इसे बोलते हैं 4f श्रेणी। बताओ 4f श्रेणी क्यों बोल लेंगे इन्हें हम, कोई बताएगा, मैंने कल तुम्हें लिखवाया था कुछ इसके बारे में। 4f श्रेणी इसे इसलिए बोलते हैं कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f कक्षा यानी f उपकोष में जाता है, इसलिए हम 4f श्रेणी भी कहते हैं। भैया पहले इसके बारे में लिखेंगे, फिर आराम से इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें तुम्हें समझाऊंगा। पहले लिखेंगे, नंबर 1 करके लिखते हो। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश। नंबर 2, इसमें लैंथेनियम 57 के बाद सीरियम 58 से लूटेशियम 71 तक, सीरियम 58 के बाद लूटेशियम 74 तक 14 तत्वों को रखा गया है, 14 तत्वों को रखा गया है। नंबर 3, La से समानता रखने के कारण, La से कौन सा भैया, सीरियम 58 से लूटेशियम 74 तक के तत्वों को रखा गया, ये वो लिखा गया है भैया। के कारण इन्हें Ce है बाबू, ये Ce लो, लैंथेनाइड या लैंथेनोइस या Ln कहते हैं। कहाँ है सी कहाँ है इसमें, अच्छे से 2 लिखे। नंबर 4, सीरियम 58 से लूटेशियम 74 तक के तत्वों को रखा है। तुम लिख लो पहले, फिर समझो। मैंने कुछ वैज्ञानिक लैंथेनियम को भी कुछ वैज्ञानिक लैंथेनियम को भी लैंथेनाइड का सदस्य मानते हैं। मानते हैं। अगला वाला चैप्टर तुम्हारा लिख सबने। देखो हमने पढ़े लैंथेनाइड श्रेणी या एलन या जिसे हम 4f श्रेणी भी बोलते हैं।
हमने क्या लिखा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में प्रवेश करता है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो तुम समझ जाओगे इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, 4f कोष में प्रवेश करता है। जैसे डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, डी कक्षक में जा रहा था, उसमें 4 श्रेणी थी, 3d 4d 5d और 6d। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें लैंथेनियम 57 के बाद सीरियम 58 से लुटेटियम देखिए 74 तक गलत है, ये 74 तक ना है, ये इसे 1 का बना लियो, पहले मैंने सही लिखा था 71 तक, बाद में कर लियो आराम से। देखो इसमें लैंथेनियम 57 के बाद देखो हमारे हस्त से 14 तत्वों को उठाया गया पहली वाली श्रेणी में। इसमें लैंथेनियम 57 के बाद में हस्त शुरू होते हैं, कहाँ से, एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ से शुरू होते हैं, 58वां 59वां 60वां 61वां 62 63 64 65 66 71 तक के तत्व रखेगा। यानी सीरियम 58 से लुटेटियम 71 तक के कितने तत्व रखे गए हैं, 14 तत्वों को रखा गया है। क्या भैया, रेडियम बना, चुप रहे आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तत्वों को रखा है। कहाँ से लिखना बाबू में, सीरियम से लेकर लुटेटियम 71 तक के कितने तत्वों को रखा गया, 14 तत्वों को रखा गया है। एलए से समानता रखने के कारण इन्हें लैंथेनाइड या लैंथेनोइस या एलन कहते हैं। देखो इसके एलए के तत्वों से समानता रखने के कारण, किसके, एलए से समानता रखने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं हम, लैंथेनाइड बोलेंगे या लैंथेनोइस बोलेंगे या क्या कहेंगे इसे हम, एलन कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक एलए को भी, कुछ वैज्ञानिक लुटेटियम को भी क्या मानते हैं भैया, लैंथेनियम का क्या मानते हैं, लैंथेनाइड का सदस्य मानते हैं। नहीं, इस वाला ये वाला तत्व इसका सदस्य नहीं है, एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। कहाँ का तत्व है बाबू ये हमारा, डी ब्लॉक का तत्व। जब मैंने डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से डी ब्लॉक के तत्व लिखाए थे ना, मैंने तुम्हें ये वाला तत्व एलए उसमें लिखवा रखा। तो भैया क्या है, जो हमारा एलए है क्या है, एलए हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। किसका तत्व नहीं है ये हमारा, एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। दियो रखा है कि क्या नाम लिख रहा है भैया, जब एफ ब्लॉक का तत्व होता है इस श्रेणी में क्यों रख रखा, क्योंकि यह तत्व इनसे समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इस श्रेणी में से रखा गया है। लेकिन ये श्रेणी का तत्व नहीं है, ये किसका श्रेणी का तत्व हमारा, डी ब्लॉक का तत्व है। देखो हमने जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, एक बार पेज पलटो अपना और देखो, हम देखेंगे उसमें, यानी हमारी 5D श्रेणी में 57वें नंबर का तत्व। देखो 5D श्रेणी में सबको लिखवा रखा मैंने, 5D श्रेणी में 57 फिर 57 से 72 लिखवा रखा ना, लिखवा रखा लैंथेनियम लिखवा रखा बाबू। लैंथेनियम हमारा किसका तत्व है, लैंथेनियम हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन किस में रखा, कहाँ रख रखा हमने इसे, एफ ब्लॉक में रख रखा, क्योंकि हमारा क्या है ये एफ ब्लॉक से क्या, एफ ब्लॉक के तत्वों से क्या रखता है, समानता रखने के कारण हमने इसमें इसे रख रखा है। अब बाबू बताओ ये जो 4-5 पॉइंट लिखे लैंथेनाइड के बारे में, अगर इनमें कोई समझ में ना आया हो, अब हम लैंथेनाइड के बाकी जो वैसे गुण हैं वे पढ़ेंगे। समझ में आ गया खुशबू बाबू, अगली हेडिंग डाल लो चलो, यानी लैंथेनाइड के गुण, लैंथेनाइड के गुण या विशेषता। अगले हेडिंग डालो लैंथेनाइड के गुण या विशेषता। लैंथेनाइड के गुण या विशेषता। सबसे पहले इसमें 1 नंबर करके लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला नंबर 1 डालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ना भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हमने कल इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में लिखेंगे। जैसे हमने किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, पिछले वाले श्रेणी में लिखे गए थे। पहले सारे तत्व लिख लो। सबसे पहला हमारा तत्व होते हैं सीरियम से, यानी सीरियम। अब देखो हमने लिखा लैंथेनाइड या 4f श्रेणी के गुण या विशेषताएं। हम जैसा हमने डी ब्लॉक के तत्वों की गुण या विशेषताएं पढ़ी थी ना, ऐसी किसकी पढ़ेंगे हम, लैंथेनाइड की पढ़ेंगे। हम लैंथेनाइड से तो समझ में आ रहा, लैंथेनाइड एफ ब्लॉक की प्रथम श्रेणी में क्या बोलेंगे हम, लैंथेनाइड, क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणी में बांटा गया, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, तो हम पहले कौन सी पढ़े, लैंथेनाइड। लैंथेनाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, LN से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f में 1 से लेकर 14 तक तत्व आएंगे। जो 5d है उसमें 0 से 1 तत्व आएगा और 6s में 2 तत्व आएंगे। यहाँ हमें दिख रहा है कि 4f में 1 से लेकर 14 तक के तत्व आ रहे नहीं आ रहे भैया, आ रहे 4f में 1 से लेकर 14 तक के तत्व आ रहे नहीं आ रहे। उसके बाद में 5 मैंने कहा 5d में 1 से लेकर 1 0 होगा या 1 होगा। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। बाकी सब में क्या क्या है, सब में 0 होगी नहीं होगी भाई, 1 0 होगी नहीं होगी। बात करते हैं इसकी 6s में। मैंने बताया था कि 6s में 2 तत्व आएंगे। 6s में कहीं भी चेक कर लेना, सब में क्या हमारे 2 तत्व हैं। अब मैं अगला नोट लिखवाया तुम्हें कि GD 64 और भैया लुटिटियम का क्या है, लुटिनियम का क्या है
71 हाँ में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है। काय में प्रवेश कर रहा? 5d कक्षक में प्रवेश करता है। चाहे तो इसे अपवाद करके लिख लेना या इसे याद करके लिख लेना। पूछ ले कि GD 74 और लुटेटियम यानी 71 में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है। भैया इसका क्या कारण है? क्योंकि 4f7 में 4f14 के कारण, क्योंकि 4f यानी 4f व 414 क्या होंगे? उपकोष स्थायी हो जाते हैं। हमें पता है कि हमारा अगर कोई तत्व जैसे यू है 4f कक्षा कद स्थायी होगी? जब 0 होगा, या 4f जब 7 होगा, या कद होगा भैया 4f 14 होगा। ये चीज मैंने तुम्हें लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी? कोई भी कक्षक स्थायी कब होगा? जब क्या तो उस पर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पर या क्या होंगे 7 होंगे या 14 होंगे। इसी तरह से s के ऊपर लागू होता है। अगर हम बात करें s में क्या तो 0 होगा, इसमें या कितने होंगे भैया 1 होगा, या s में 2 होंगे। इस तरह से किस में लागू होता है भैया? d में। d में क्या तो 1 होगा, या d में कितने होंगे? सॉरी 1 कह रहा है 0 होगी। d में कितने होंगे? 5 है। d में कितने होंगे हमारे? 110 या 10? डी में 10 होंगे। ये मैंने तुम्हें लिखवा रखा ना, लिखवा रखा। ये कक्षक क्या होते हैं हमारे? स्थायी हो जाते हैं। तो लिखा कि GD 64 व लुटेटियम में भैया अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है, क्योंकि 4f, क्योंकि भैया हमारा 4f7 और 4f14 के कारण। अब 4f7 यहाँ देखो 4f7 और 4f14 के कारण। अब 4f7 और 4f14 में क्या कारण है कि ये वो हो रहा भैया हमारा 5d में जा रहा? क्योंकि इसका कारण है कि 4f7 में 4f14 क्या होगा? उपकोष स्थायी होते हैं। हम इस चीज को जानते हैं ना, जानते हैं क्योंकि क्या तो 0 पे या 7 पे या 14 पे क्या होगा? कक्षक क्या होते हैं हमारे? स्थायी होते हैं। अब 0 वाला तो है नहीं, तो फिर हमें 0 वाला क्या? तुम कहोगे कि भाई यहाँ क्यों ना जा रहा? क्योंकि यहाँ 0 वाला कक्षक नहीं है, स्थायी नहीं होने का। लेकिन बाकी तो ये GD वाले और ये लुटियम वाले तो होंगे बाबू, स्थायी ना होंगे, क्योंकि 7 और 14 आ रहे ना आ रहे? समझ में आ गया? या अभी भी ना आया? अभी भी ना आया? क्या हो रहा है? देखो एक बार है नहीं, बिल्कुल शांत दिमाग से इधर की तरफ देखो बोर्ड पे। हमने लिखा लैंथेनाइड। लैंथेनाइड क्या हुआ है? लैंथेनाइड है F ब्लॉक तत्वों को 2 श्रेणी में बटा गया। सबसे पहली लैंथेनाइड है, दूसरी क्या हमारी? एक्टिनाइड। हमने लैंथेनाइड पढ़ा। लैंथेनाइड के बारे में पढ़ा कि इसमें सीरियम 58 से लेके और भैया लुटियम कितना लेकर 71 तक के 14 तत्वों को इसमें रखा गया है। उसके बाद अभी हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 4f में 1 से लेकर 14 तत्व आएंगे, 5d में 0 से 1 तत्व आएगा, और 6s में कितने तत्व आएंगे? 2 तत्व आएंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक 4f में 1, 5d में 1 और 6s में 2। फिर हम लिखते चले गए नीचे तक भैया, नीचे तक सारे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लिख लिए। उसके बाद में लिखा कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, क्योंकि कहीं भी देख लो ना इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा? 4f उपकोष में जा रहा है। लेकिन मैंने नोट करके 2 पॉइंट लिखे। GD 64 में LU का 71वां, जो LU 71 पे है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है। 5d कक्षक में प्रवेश क्यों कर रहा है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 4f7 में 4f14 के कारण, क्योंकि 4f7 में 4f14 उपकोष क्या होते हैं हमारे? स्थायी होते हैं। स्थायी क्यों होंगे? मैंने बताया था कि अगर किसी की पावर 0 या 7 या 14 होगी तो यानी f वाला कक्षक स्थायी होगा। अगर s वाली की बात करेंगे, s की पावर 0 वो स्थायी होगा, 1 होगा जब भी स्थायी होगा, और 2 होगा क्या होगा? जब भी स्थायी होगा। इस तरह से बात करते हैं d की पावर अगर 0 तो क्या होगा हमारा? स्थायी होगा नहीं होगा? अगर 5 होगा तो वो भी स्थायी होगा, और 10 होगा तो क्या होगा? स्थायी होगा। क्या तो आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ या बिल्कुल भी ना भरा हुआ, ये कक्षक क्या होते हैं हमारे? स्थायी होते हैं। अब देखो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ, यहाँ आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ, स्थायी होगा नहीं होगा भैया? यहाँ बात करते हैं, यहाँ बिल्कुल भी भरा हुआ ना है, यहाँ आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ, तो स्थायी होगा नहीं होगा? यहाँ बिल्कुल भी भरा हुआ ना है, यहाँ आधा और पूरा भरा, ये स्थायी कक्षक होंगे ना होंगे? तो इनका GD व LU में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है, क्योंकि भैया 4f7 में 4f14 के कारण, क्योंकि 4f7 में 4f14 उपकोष क्या होते हैं भैया हमारे? स्थायी होते हैं। अब समझ में आ गया? अब डालो अगली, हमारा नंबर 2 चलेगा ना। 1 नंबर तो हमने डाल दिया था, नहीं डाला था? 1 नंबर तो हमारा हो गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 2 डालो परमाण्विक तथा आयनिक आकार। परमाण्विक तथा आयनिक आकार। परमाण्विक परमाण्विक तथा आयनिक आकार। परमाण्विक तथा आयनिक आकार पहले इसमें लिखेंगे, हमारा रोज का तरीका, फिर हम समझेंगे इसे। बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड की, बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड की परमाणु जुने जी परमाणु व आयनिक
त्रिज्याएं त्रिज्याएं क्रम से घटती हैं, क्रम से। जी बाबू लिख लो, त्रिज्याएं क्रम से घटती है क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जबकि फोर एफ का इलेक्ट्रॉनिक, जबकि 4f का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जबकि 4f का इलेक्ट्रॉन प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, बहुत कम। 4f का इलेक्ट्रॉनिक परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। आकार में होने वाली इस कमी को लैंथेनाइड आकुंचन या क्या भैया, लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुंचन, लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुंचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुंचन कहते हैं, संकुंचन कहते। लिख लो पहले से आराम से। देखो, परमाणिक तथा आयनिक आकार, इस चीज को हमने पहले भी पढ़ा था, याद है तुम्हारे? कब पढ़ा था हमने पढ़ा था जब हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़े थे, जब मैंने परमाणिक तथा आयनिक आकार, मैंने इस तरह की एक हेडिंग तुम्हें डलवाई थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगली वाली हेडिंग थी, और मैंने तुम्हें उस चीज में समझाया था। मैंने कैसा समझाया था? मैंने बताया था कि जैसे कोई परमाणु है, ये क्या है, उसकी कक्षाएं है। सबसे अंत में कौन सी रहेगी? NS। ये कौन रहेगी? N-1। N-1 का मतलब D, और ये कौन सी रहेगी भैया? N-2। N-2 का मतलब क्या होगा जी बाबू? F। लिखवाया था मैंने, रहवे। तो मैंने बताया था कि भैया ये हमारा रहवे नाभिकीय आवेश, क्या रहवे? नाभिकीय आवेश। और भैया जो इधर की तरफ को लगता है वो रखता है परिरक्षण प्रभाव। अब हमने क्या कही थी? हमने कही थी बाएं से दाएं जाने, इधर की तरफ जाने पर लैंथेनाइड की परमाणु में आयनिक त्रिज्याएं क्रम से घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे इस वाली कक्षा की बात करें, भाई F वाले पे तो पढ़ रहे हम, भाई D वाले से तो D और S ब्लॉक से तो कोई मतलब है ना, क्योंकि ये वाला कौन सा हमारा F ब्लॉक का है ना, है। तो इसमें हमारे क्या रहे 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो पहले इसमें 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो जब तक इसमें 14 नहीं रहते, क्या ये जो केंद्र है, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता रहता है? ये इन्हें कक्षाओं को अपनी तरफ को खींच के रखता है। मैंने तुम्हें बताई थी? ये अपनी तरफ को खींच के रखता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जबकि 4f का इलेक्ट्रॉन प्रभाव परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है। अब भैया ये जो रहेगा ना, मैंने क्या इसमें लिखा कि 4f का इलेक्ट्रॉन प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव क्या रहेगा? परिरक्षण प्रभाव इधर की तरफ को खींचता है, नाभिकीय आवेश किधर की तरफ को खींचता है? इधर की तरफ को खींचता है। तो जबकि 4f का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब है कि नाभिकीय आवेश की इसमें जीत हो जाती है, नाभिकीय आवेश क्या कर लेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ चिपका कर रखता है। और भैया आकार में होने वाली इस कमी को, जो ये जो कमी हो रही है ना भैया, इस कमी को क्या बोलते हैं?
लैंथेनाइड आकुंचन। यहाँ ध्यान रखना बाबू, ये पूछा जाता है लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुंचन क्या होता है। बस कुछ नहीं होता, जब भी बाएं से दाएं जाएंगे तो लैंथेनाइड की परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्रम से क्या होंगी, घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक आवेश का क्या हो जाता है, बढ़ता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा प्रभावी नाभिक आवेश क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। इसी कारण क्या होगी, परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी बाबू, क्रम से घटती चली जाएगी। और जो ये घट रही है परमाणु व क्रमांक त्रिज्या क्रम से घट रही ना, घट रही, इसी ही देखो क्या आकार में होने वाली इसी कमी को क्या बोलते हैं भाई हम, लैंथेनाइड आकुंचन, और लैंथेनाइड क्या कहते हैं, संकुंचन बोलते हैं। लैंथेनाइड तो तुम जानो क्या हुआ है भाई, लैंथेनाइड क्या है, हमारे एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणी में बांटा गया, एक तो लैंथेनाइड है, एक कौन सी हमारी एक्टिनाइड है नहीं। तो भैया हम लैंथेनाइड के हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंथेनाइड के गुण या विशेषताएं पढ़ रहे। इसमें नंबर 2 हमारी हेडिंग थी परमाणिक तथा आयनिक आकार। बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड की परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्या होगी, क्रम से घटती है। और क्यों घट रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। जैसे जैसे इसका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इधर की तरफ को जाएंगे, देखो आवर्सानी कहाँ है, अब इधर की तरफ को जाएंगे हम, बाएं से दाएं की तरफ को जाएंगे तो पहले तो एफ ब्लॉक में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे प्रभावी नाभिक आवेश क्या करेगा, इसे अपनी तरफ को खींचता चलेगा। इसके कारण क्या होगा, इनकी आयनिक व यानी आयनिक त्रिज्या क्या होंगी, परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएंगी हमारी, घट जाएंगी। और घट जाएंगी और भैया परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, यानी परमाणु क्रमांक तो इधर को जाएंगे बढ़ता जाएगा। देखो परमाणु क्रमांक क्या रहा है, जैसे ये है लैंथेनाइड है, फिर सीरियम, फिर पीआर, फिर एनबीए, पहले तो कितना है, पहले तो 58, 59, 60 परमाणु क्रमांक बढ़ाना बढ़ा, लेकिन परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ता चला जाएगा इनकी आयनिक व परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएंगी हमारी, घट जाएंगी। परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएंगी भैया, क्रम से घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये क्या करेगा, नाभिक आवेश इसको अपनी तरफ को खींचता चला जाएगा। और भैया जो हमारा ये 4F है ना, इसका परीक्षण प्रभाव क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और इसमें आकार में होने वाली इसी कमी को क्या बोलते हैं हम, लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुंचन बोलते हैं। भैया पूछा जाए लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुंचन क्या हुआ, आगे समझ में। अब नंबर 3 हेडिंग डाल लो, भौतिक अवस्था। नंबर 3 हेडिंग डाल लो, भौतिक अवस्था। इसे मिटा रहा हूँ। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था लिखो इसमें, सभी लैंथेनाइड चांदी जैसे सफ़ेद, सभी लैंथेनाइड चांदी जैसे सफ़ेद तथा नरम धातुएं होती हैं। सभी लैंथेनाइड चांदी जैसे सफ़ेद तथा नरम धातु होती हैं। इनका गलनांक व घनत्व कम होता है। इनका गलनांक व घनत्व कम होता है। इनका गलनांक व घनत्व सॉरी कम नहीं उच्च होता है। इनका गलनांक व घनत्व उच्च होता है। उच्च लिखे भैया, उच्च होता है। इन्हें वायु में रखने पर ये तुरंत बहुरंगी या बदरंग हो जाते हैं। बदरंग हो जाते हैं। लिख लो भैया तीनों पॉइंट, बदरंग हो जाते हैं। सबने देखो, भौतिक अवस्था यानी सभी लैंथेनाइड चांदी जैसे सफेद तथा नरम धातुएं होती हैं। तो ये कैसे होंगे? चांदी जैसे सफेद तथा क्या होगी? नरम धातु। तो लैंथेनाइड पूछेगा तो क्या होंगे? ये चांदी जैसे सफेद होते हैं, कैसी होती है? नरम धातु होती है। इनका गलनांक व घनत्व क्या होता है?
उच्च होता है। इनका गलनांक का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। और इन्हें वायु में रखने पर ये तुरंत क्या होंगे? बहुरंगी या बदरंग हो जाते हैं। अगर हम इन्हें वायु में रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? एकदम ये काले से पड़ जाएंगे, वायु से अभिक्रिया करेंगे और क्या हो जाएंगे? काले से पड़ जाएंगे। लिखा ना लिखा? इन्हें वायु में रखने पर ये तुरंत क्या हो जाएंगे? बहुरंगी। बहुरंगी का मतलब यानी कई सारे रंग से हो जाएंगे या बदरंग हो जाएंगे। बदरंग का मतलब देखो, अगर एक रंग लगा है, अगर काला भी है तो काला भी रंग अपने आप में अच्छा लगा है, लेकिन अगर क्या हुआ है, ये अगर बहुत सारे ये काले भी नीले भी पीले तो बदरंगी से हो जाएंगे। बदरंगी से देखने में एक तरह से बहुत बुरे लगेंगे। हाँ, सतबेजड़े। तो इन्हें वायु में रखने पर क्या हो जाएंगे भैया? तुरंत बहुरंगी या बदरंग हो जाते हैं। अगली हेडिंग डालो भैया, आयनन एंथैल्पी। हाँ, इसमें नंबर 3 या 4 जो भी हो। ये भैया दूसरी चली मेरे बाबू। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव पढ़ा था हमने पीछे बाबू। ये अभी अब से जो पिछला वाला टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। लिखेंगे लैंथेनाइड की हाँ, लैंथेनाइड की आयनन एंथैल्पी लगभग 600 किलोजूल प्रति मोल होती है। लैंथेनाइड की आयनन एंथैल्पी लगभग 600 किलोजूल प्रति मोल होती है। आयनन ऊर्जा कम होने के कारण आयनन ऊर्जा कम होने के कारण ये आयनिक यौगिक लिखो भैया। आयनन एंथैल्पी ऊर्जा या विभव, मैंने तुम्हें आयनन एंथैल्पी ऊर्जा या विभव मैंने तुम्हें पहले बताया था जब हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे। तो परमाणु के बाहरी कक्षक में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो भैया लैंथेनाइड की आयनन एंथैल्पी लगभग 600 किलो जूल प्रति मोल होती है। ध्यान रखना, ये प्रति मोल का मतलब है 600 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि जो हमारी ये है लैंथेनाइड की आयनन एंथैल्पी कितनी होती है, तो कितनी होगी हमारी? 600 किलो जूल प्रति मोल होती है। और आयनन ऊर्जा कम होने के कारण ये क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। बस 2 हेडिंग याद कर रखनी कि आयनन ऊर्जा कम होने के कारण ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। आगे समझ में? अब इसमें नंबर 3 डाल के लिखो बाबू, ऑक्सीकरण अवस्था। यानी जितना भी है मेरे बताना, नंबर का बताना भैया, जितने मेरे याद ना। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था लिखो अब इसमें। जो भी हमारे लैंथेनाइड रहे ना, अधिकतर लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखावा है। ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतर लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। अधिकतर लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, परंतु F0, F7 और F14 विन्यास पर बाबू जो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था है ना उसके सामने प्लस ही लगा है, परंतु F0, F7, F14 विन्यास पर +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। लिखो बाबू जल्दी से। हमने अगली बाबू जो चौथा नंबर या 5वां जो भी हेडिंग है हमने डाला कि अधिकतर लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। भैया बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंथेनाइड कैसी ऑक्सीकरण अवस्था दिखावा है? अधिकतर यानी ज्यादातर कितनी दिखावा है?
+3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, लेकिन परंतु F0, F7 और F14 पर विन्यास पर ये 2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, अब तुम्हें बताने की तो जरूरत ना F0, F7 और F14 क्या रहे, ये तो पता तुम्हें ना क्या, ये क्या हो जावे, स्थायी हो जावा, और जहाँ स्थायी होंगे वहाँ क्या आता है 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे 4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे, लेकिन अधिकतर क्या दिखाएंगे, ज़्यादातर 3 दिखाते हैं। लेकिन अगर F0, F7 और F14 पे कितनी दिखाएंगे बाबू, ये हमारी +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। अब अगली हेडिंग और लिखो इसमें, है ना, अगला हेडिंग डालो, जोन सी भी नंबर होगा, रंग लिखो भैया। लैंथेनाइड के अधिकतर आयन, लैंथेनाइड के अधिकतर आयन लैंथेनाइड के अधिकतर आयन रंगीन होते हैं। तो भैया जो हमारे लैंथेनाइड है ना, जो उनके रंग की बात कर रहे थे, कैसे होते हैं, हमारे रंगीन होते हैं। लैंथेनाइड के अधिकतर आयन रंगीन होते हैं। डाली भैया सबने लैंथेनाइड के उपयोग, अब एक करके लिखते जाओ। इसमें भी नंबर 1 करके 2 हाँ, लैंथेनाइड की मिश्र धातु को हाँ पहला नंबर इधर मिश्र धातु कहते हैं, जिसका उपयोग, साथ के साथ लिखते रहो, जिसका उपयोग मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु, जिसका उपयोग मिश्र धातु, लैंथेनाइड की मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं, जिसका उपयोग अपचायक के रूप में करते हैं, अपचायक के रूप में करते हैं। नंबर 2, लैंथेनाइड के लवणों का उपयोग, लवणों का लेजर के निर्माण में करते हैं। नंबर 3 लिखो भैया, ये लैंथेनाइड का, हाँ नंबर 3 होगा भैया, लैंथेनाइड का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये भैया 3 है, ये हमारा 4 है। नंबर 4 लिखो, मैंने कहा नंबर डाल के लिखियो। क्या हो गया, लिखो भैया जल्दी से। हाँ, सीरियम ताप व यूवी किरणों को अवशोषित करता है। लिखो, अवशोषित करता है। देखो बाबू आ जाओ, लैंथेनाइड के उपयोग, हमारे लैंथेनाइड खत्म है। लैंथेनाइड की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, जिसका उपयोग काय में करते हैं हम, अपचायक के रूप में करते हैं।
नंबर 2, लैंथेनाइड के लवणों का उपयोग लेजर के निर्माण में करते हैं। नंबर 3, लैंथेनाइड का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी करते हैं। उत्प्रेरक तो बताने की जरूरत ना, क्या रहा है उत्प्रेरक? किसी भी अभिक्रिया के जो वेग को बढ़ा देते क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। जैसे हाँ, लड़ाई वाले में वे वो एक औरत, ठीक है। नंबर 4, CePO4 का उपयोग पेट्रोलियम भंजन में करते हैं। और नंबर 4, CE का मतलब है सीरियम। बाबू मैंने एक पहला तत्व है, क्या नाम लिख रहे हैं? लैंथेनाइड का जो पहला तत्व है सीरियम, मैंने लिखवा रखा तुम्हें। इसका नाम चाहे तुम लिख भी सकते हो, क्या अगर तुम्हें पता ना चल रहा हो सीरियम क्या है? सीरियम ताप व यूवी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। यूवी किरणें कौन बताएगा? यूवी किरणें क्या रहे हैं भैया, बताइए एक बार। हाँ, यूवी किरणें, हाँ, जो सूरज के प्रकाश के साथ आती हैं, यूवी हानिकारक किरणें, अगर वे हमारी स्किन पे गिर जाते हो क्या करते हैं? हमारी स्किन को क्या तो जला देंगी, बस है वे जला दें, या इससे स्किन का क्या हुआ? हमारी स्किन का मतलब हमारी त्वचा का कैंसर भी हो जाए। तो यूवी किरणें बहुत हानिकारक किरणें है। तो एक तत्व है सीरियम। सीरियम क्या कर रहा है? ताप व यूवी किरणों क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। अवशोषित का मतलब अपने आप में ऑब्जॉर्व कर लेगा। भैया हमारे लैंथेनाइड खत्म हो गए। अब जो हम कल से पढ़ेंगे एक्टिनाइड। लैंथेनाइड हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हमारा बस में एक टॉपिक बचा एक्टिनाइड वाला। फिर डी और एफ विलोक के तत्व हमारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे हम कल को।